Hello, welcome student. Today we are going to read second chapter from geography in 10th class. Forest and wildlife resources. In this chapter we will understand Indian forest and biodiversity of India and condition of forest in India or main factor for the depletions of forest in India और लास्ट में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन इन इंडिया फॉर द फ्लोरा एंड फौना। इसमें हमें समझ में आएगा बेटा कि हम फॉरेस्ट या ये कहें कि फ्लोरा और फौना पे कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए हमारी इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के अंदर फ्लोरा और फौना को डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। हमारे पास कितना एरिया फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए और हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इन सभी के बारे में स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा इंडिया की बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? बायोडायवर्सिटी एक मीन्स इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम या ये कहें कि मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन इंडिया। यानी कि हमारे पास यहाँ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले जीव जंतु हैं जिससे इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है। इंडिया में कितने प्रकार के प्लांट्स और कितने टाइप्स के एनिमल्स या दूसरी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरा और फौना की डायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर इंडिया हैज 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना and 47,000 species of फ्लोरा। इसमें कुछ प्लांट्स और कुछ फ्लोरिंग 15,000 अप्रोक्सीमेटली यहाँ इंडिया के फ्लोरिंग प्लांट्स हैं जो उनके खुद अपने हैं, कुछ दूसरे कंट्री से भी लाए गए। ओके, इसके अंदर हमारा जो एरिया आता है फॉरेस्ट एरिया 2013 की सर्वे के अकॉर्डिंग 24.01% area was covered by the forest in India. But at present हमारे पास नई सर्वे से approximately 19 point something एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है। बट किसी भी कंट्री का अगर आपने इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करना है, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर लेना है, तो किसी भी कंट्री का 33% एरिया शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। 33% एरिया जरूरी होता है बट वी डज नॉट हैव दिस, ओनली 19% एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट एरिया जब डिक्रीज होता जा रहा है
तो हमारे इंडिया की फ्लोरा और फौना की कंडीशन भी डिस्टर्ब हो रही है। ये कैसे है? इसमें IUCN की रिपोर्ट बताते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, IUCN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्लोरा और फौना की कंडीशन कैसे हो रही है वो सुनिए। इसमें इसकी कैटेगरी डिवाइड की हुई है। सबसे पहले आता है बेटा नॉर्मल, जो आमतौर पे आप लोगों के पास अभी है, फ्लोरा और फौना दोनों ही हम बताएंगे। इसके अंदर कैट, डॉग और दूसरे आपके सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ये नॉर्मल स्पीसीज में। सेकंड हमारे पास है बेटा endangered स्पीसीज। इट मीन्स कुछ नेगेटिव पोजीशन होने के बावजूद इसकी कंडीशन या इस स्पीसीज की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें एटमॉस्फेयर कंडीशन है वो इसके नेगेटिव है, जिसके कारण कुछ स्पीसीज हैं वो कम होती जा रही है, लाइक ब्लैक डक एंड क्रोकोडाइल। ओके, नेक्स्ट स्पीसीज हमारे पास है बेटा वल्नरेबल स्पीसीज। ये जो स्पीसीज है इसकी पोजीशन वैल्यूएबल है, यानी कि ठीक ठाक है, इससे कम है और इससे ज्यादा है। नॉर्मल से तो कम है और इंडेंजर्ड स्पीसीज से ज्यादा है। अगर इसके अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं रही, इसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर नहीं रहा, तो कुछ समय के बाद वल्नरेबल स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज में चेंज हो जाएगा। इट्स ओके। वल्नरेबल स्पीसीज ध्यान से देखिए, नॉर्मल स्पीसीज से लेस देन है बट इंडेंजर्ड स्पीसीज से मोर देन है। इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है वो वल्नरेबल स्पीसीज में आती है। इसमें ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो कुछ समय के बाद उसकी पोजीशन है वो डिक्रीज होकर के इंडेंजर्ड स्पीसीज में चेंज होने वाली है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है ब्लू सी, और बाकी आप अपनी बुक में देखिए बेटा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो रेयर स्पीसीज की आती है। रेयर से समझ में आ गया कि इस अर्थ के ऊपर कोई एक आधी हो, वो भी ढूंढने से मिले, वो रेयर स्पीसीज में आएगी। रेयर स्पीसीज में हमारे पास हिमालयन ब्राउन बियर है। जो रेयर स्पीसीज में आता है, जो एक आधी कभी कभार किसी को देखने के लिए मिल सकता है, बाकी ये नहीं। नेक्स्ट एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज जो पर्टिकुलर एक जगह पे मिलते हैं। दूसरे एरिया में वो नहीं मिलते हैं, जैसे
जो हिमालयन गोट है वो हिमालय एरिया में मिलती है, क्योंकि उस गोट के ऊपर जो उसके बाल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जो स्नोफॉल से वो उसको सिक्योर करता है। नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये जो स्पीसीज है ये अर्थ के ऊपर अभी है ही नहीं, नॉट फाउंड ऑन द अर्थ, ये खत्म हो चुकी है। तो ये कैटेगरी थी फ्लोरा और फौना की, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पॉइंट्स इसका डिवीजन किया हुआ है। अब हम इससे आगे जो पॉइंट की स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे नेगेटिव फैक्टर फॉर द डिप्लेशन ऑफ ए फ्लोरा एंड फौना। नेगेटिव फैक्टर कौन कौन से है वो सुनिए। फर्स्ट, सबसे पहले फ्लोरा और फौना का डिग्रेशन हुआ था वो कॉलोनियल पीरियड में हुआ था। ऐसा उस टाइम पे क्या हुआ था, इट मींस जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में थे उस टाइम का ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा उसी टाइम पे फ्लोरा और फौना का डिग्रेशन हुआ था। देखिए उस टाइम पे उन्होंने रेलवे लाइन को बिछाया था, इनके एक्सपेंस किया था। जब रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था तो उस टाइम पे हमारे फॉरेस्ट एरिया को काटा जा रहा था, यानी कि जो स्लीपर बना रहे थे उस स्लीपर्स के लिए हमारे इंडिया के टिम्बर की जरूरत होते थे, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट की कटाई शुरू कर दी थी। जब फॉरेस्ट की कटाई शुरू हुई तो उसमें रहने वाले दूसरी जो एनिमल्स थे वो अपने आप ही उनका रहने की जगह खत्म होने के बाद उनका खुद ही अस्तित्व खत्म हो गया, यानी कि उनको भी डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा, इट मींस माइग्रेट होना पड़ा। सेकंड पॉइंट, कॉलोनियल पीरियड में सेकंड पॉइंट क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्या किया कि उनको चाहिए था टैक्स, लैंड रिवेन्यू चाहिए था, और लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को काट करके उसमें एग्रीकल्चर में चेंज कर दिया, क्योंकि जितनी एग्रीकल्चर लैंड होगी उतना ही ज्यादा उनसे टैक्स से कलेक्ट हो पाएगा। और एक हमारा ओल्ड टाइम का जो सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि हम बताएंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था, जिसका दूसरा नाम आपने दिया है झूम कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बार में कह सकते हैं हम इसको। पेड़ों को काटना, उसको जला करके उसके ऊपर कल्टीवेशन करना, झूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता था। अब ये ओल्ड सिस्टम था, उससे भी हमारे फॉरेस्ट एरिया को काफी नुकसान हुआ था। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा आता है बेटा, लार्जेस्ट स्केल प्रोजेक्ट। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट क्या था, इट मीन्स दूसरा नाम इसको हम देंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसको आप नाम दे सकते हैं डैम। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से क्या होता है, ये जो एरिया है इसके ऊपर रिवर पे डैम बनाया जाता है। ये डैम बनेगा, ये सारा एरिया है ये सबमरीन हो जाएगा, और यहाँ पे रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो कुछ समय के बाद में फिनिश हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो माइग्रेट होंगे। इस प्रकार से ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनेगा, इस डैम बनेगा, उससे भी काफी फ्लोरा और फौना को नुकसान होगा।
इसके अंदर एमपी के अंदर एक डैम बनाया हुआ है, नर्मदा सागर डैम। इसमें उस टाइम पे ये डैम बनाते हुए 40,000 हेक्टेयर लैंड को नुकसान हुआ था। और हमारी गवर्नमेंट ने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पे काफी ध्यान दिया था, क्योंकि इंडिया इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, सो गवर्नमेंट सपोर्टेड द एग्रीकल्चर सिस्टम। दे implemented न्यू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ए इंडियन एग्रीकल्चर। उस टाइम पे 1951 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए इन्होंने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नर्मदा डैम या फिर दूसरे डैम के लिए इस प्रकार से प्लान किया, जो उस टाइम पे काफी फ्लोरा और फौना को नुकसान हुआ। तीसरा पॉइंट आता है बेटा माइनिंग। माइनिंग का एग्जांपल आपकी बुक में द बक्सर टाइगर, बक्सर टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है। इस वेस्ट बंगाल के अंदर बक्सर टाइगर रिजर्व जो एरिया है उसके अंदर डोलोमाइट पत्थर निकालने के लिए माइन किया जाता है, यानी कि खुदाई की जाती है, जिससे उस एरिया में प्लांट्स को काफी नुकसान होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा हिमालय यव। हिमालय यव इसके अंदर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय एरिया में पाए जाने वाले जो पेड़ हैं, हिमालय यव है, उसकी रूट से एक केमिकल निकलता है और वो केमिकल का नाम है टैक्सा, जो कैंसर की डिजीज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए लोगों ने उसको निकाल करके उस प्लांट्स को ही खत्म कर दिया। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं जो फ्लोरा और फौना के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। नेक्स्ट हंटिंग, पोचिंग और पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट फायर, इन सभी के कारण हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो डिग्रेडेड होता है, यानी कि डिक्रीज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं पॉपुलेशन। ओके, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन बेस पे, तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में होगी उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड रहेगी। और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरा करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करेंगे, जिसके कारण हमारा फॉरेस्ट एरिया इफेक्ट होगा। और फॉरेस्ट एरिया इफेक्ट होते ही उसमें रहने वाले एनिमल्स अपने आप ही इफेक्टेड होते हैं। इट्स ओके।